शहजाद हुसैन भट्ट साहब, गंडापुर साहब फिर आ ही गए इस्लामाबाद। हाँ, दुरुस्त बात है, गंडापुर साहब का आना पीटीआई के लिए खुशाइन है बाजवा साहब, लेकिन गंडापुर साहब आकर वहाँ खिताब करते और लोगों के साथ बात करते। लेकिन मैं आपको खबर यहाँ पर यह ज़रूर दे दूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल मेरे इल्म में है, वहाँ पर बाज़ाब्ता निगोसिएशन शुरू हो चुकी है। वहाँ पर बाज़ाब्ता एक बैठक है, मीटिंग है, और मामलात को अच्छे अंदाज में तय करने के लिए हमारे वजीर दाखिला जो है वो इस वक्त बहुत मुतरक है। आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के साथ उनकी बातचीत हो रही है? हाँ, आपकी मेरी गुफ्तगू जो चलती है तो इसके साथ 6-7 प्रोड्यूसर भी पीछे चल रहे होते हैं, तो आनियाँ और जानियाँ तो फिर होती हैं। लेकिन इस वक्त मामले को अफाम और तफहीम से हल करने के लिए जो है वो बैठक जो है वो सजी हुई है जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं। बात यह है कि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में होना है। ये पाकिस्तान में होने वाला इजलास जो है ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। बिल्कुल है। और इस इंतहाई अहम इजलास के लिए हमें देखें ना, अगर हमारी माशरत ने तरक्की करनी है तो ये दंगा फसाद नहीं चलेगा। लेकिन अगर पीटीआई की बात करें तो वहां पर जाकर एक ही एजेंडा है कि किसी तरह आईनी तरमीम जो है वो मत हो, वो डू और डाई वाला मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका हक है पीटीआई का कि वो इस आईनी तरमीम को नहीं मुनासिब समझती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो वहां ताजरों की तरफ से एक पिटीशन थी उसमें ये कहा गया कि रोका जाए जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इसकी वजह से बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वैसे वो आज छुट्टी वाले दिन भी कोर्ट लगाई हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब जगह कोई एहतजाज के लिए आप दें। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोर्ट या कोर्ट्स, मुख्तलिफ कोर्ट्स बार बार इंतजामिया को ये कह चुकी हैं पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक है, आईन पाकिस्तान में दर्ज है। या तो या ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि या तो फिर वो शिक निकाल देना आइन में से, वो आर्टिकल निकाल देते हैं। दो बातें हैं, फिर एक मामला कर लेते हैं। दो बातें, पहली मैं सिर्फ छोटी-छोटी दो बातें कर रहा हूं आपसे। पहली बात के मुल्क में गोरिल्ला वार शुरू नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात 1,84,00,000 पीटीआई का वोटर है, इसलिए उसको दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता, उसको टेबल पर बैठाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन गुरिल्ला वार आपने क्यों कह दिया? वो मैंने गुरिल्ला वार इसलिए कह दिया कि केपीके के जो वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरह केपी किया है, मैं उसे अच्छा नहीं समझता, इस तरह मुनासिब नहीं है। हमें टेबल पर बैठना होगा, वो बड़ी जमात है पीटीआई, उसको मानना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने जो जिस तरह से लीड किया अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई का जो ओवरऑल शो कह लीजिए आप, जो कल से स्टार्ट था, फिर आज पता नहीं कल्मिनेट अभी हुआ कि नहीं हुआ, बट इट वाज इंप्रेसिव। आगे आपको क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? और स्पेशली इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानिया काउंटर नैरेटिव जो आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब डायरेक्ट ये कह देना कि ये ट्रेंड दहशतगर्द हैं या ये अफगान हैं, और अफगानियों के साथ एक मतलब नफरत का इजहार है ना उनके लहजे में जो छलक रहा है, और फिर साथ एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जिसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं, जैसे अभी शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे, उन्हें लेबल कर दिया कि ये तो जी ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो केपी से आए हैं। पहली बात तो यह है कि जो सारा जेनेसिस है मसले का, या जो बुनियाद है, वो तो शुरू होती है 8 फरवरी के इलेक्शन से। जिस तरह से 28 सीटें जीतने वाली पार्टी को सदर बना दिया गया और 18 सीटें जीतने वाले शख्स को वजीर आजम बना दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की तवक्को करना तो बिल्कुल ही अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात। और उसके बाद से मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं कि स्टेबल नहीं है, और इस इंस्टेबिलिटी को मजीद हवा देते हैं उस तरह के लोग जो कहते हैं कि एक एसएचओ की मार है, जिनके नजदीक बलूचिस्तान का मसला भी एक एसएचओ की मार है, डी चौक का एहतजाज भी एक एसएचओ की मार है, चीफ मिनिस्टर केपी भी एक एसएचओ की मार है। तो जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी का क्रेडिट जाता है वो तो सारे का सारा वफाकी वजीर दाखिला को बिलखसूस और हुकूमत को बिलअमूम जाता है। मसलन ये जो पार्लियामेंट में इस वक्त हुआ, इसको अब ये जो 9 फरवरी को हुआ वो तो आपके सामने ही है। अब इससे भी एक कदम आगे जाके इन्होंने फैसला किया ये काफी नहीं है, हमें आइन को ही जो है वो खत्म कर देना है, उसकी बुनियाद ही खत्म कर दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही खत्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही खत्म कर दें, और अपनी मर्जी से एक ऐसी 4-5 लोगों को जज लगा दें जिनके पास जो केस जाए और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। यानी ये बेसिकली तो आइन खत्म करके मुल्क में खिलाफत या बादशाहत नाफिज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर लोग ना निकले, इसके ऊपर अगर पार्टीज रिएक्ट ना करें, तो वो तो कौमी मुजरम है। जो शख्स इस एहतजाज के खिलाफ है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ खड़ा है, और पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना हर शख्स का
और हर इंस्टीट्यूशन का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन को जो है वो प्रोटेक्ट करे। अब अगर ये चाहते थे कि एससीओ में इस तरह की ना हो, बड़ा आसान था, वो कह देते कि जनाब हम ये जो तरमीम है ये नहीं ला रहे और एससीओ तक तो बिल्कुल नहीं ला रहे, तो आपका एहतजाज जो है वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता। लेकिन इस हुकूमत ने चूंकि अपने जो तमाम सियासी हरीफ हैं उनको समझ लिया है कि उनकी कोई हैसियत औकात ही नहीं है, चूंकि हमने इलेक्शन में इतनी बड़ी रिगिंग कर ली, हमें फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले इमरान खान को हमने जेल में दे दिया है 14 महीने, इतना बड़ा लीडर जेल में पड़ा हुआ है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी हम कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो लोगों को दीवार से लगाने का अमल है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस एक ऐसे आई वुड से कि फंस गया है सिचुएशन में, जिससे निकलने का अभी फिलहाल तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरीके से आज ट्रीट किया गया है, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमले किया गया है हाउस के ऊपर, उससे पाकिस्तान में, और फिर जो नैरेटिव जिसकी आप बात कर रहे थे जो दे रहे हैं कि हर पश्तो बोलने वाले को गैर पाकिस्तानी डिक्लेयर करना, उससे पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, कौमियती तसादुम बढ़ेंगे और इस वक्त कोई सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग इस हुकूमत के पास है नहीं और ये मामला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होंगे। अभी एक सियासी एहतजाज है आज जो लाहौर में वकीलों के साथ हुआ है जी, परसों यहाँ पे इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन है बहुत बड़ा, और अब आप देखेंगे कि वकील भी मैदान में होंगे। सो पाकिस्तान तो मजीद आगे इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा जौहर साहब, ये जो बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बयान दिया, खैर उसका सियाक़ो सबाक़ देखा जाए तो कोई इतना बुरा बयान भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि अनकॉल्ड फॉर था, क्योंकि वो भी अब गवर्नमेंट के नैरेटिव का पार्ट है कि ये जयशंकर को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, भारत को ये करना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ ने थोड़ा सा ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपके ख्याल में? देखिए बात यह है कि अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज दें तो वो ऐसे ही लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ज्यादती जो बैरिस्टर सैफ के साथ की वो तो खुद पीटीआई के लोगों ने की। सलमान राजा ने ना सुना के बयान किया था, ना कुछ था, उसने पता नहीं जो हुकूमत के बयान है उनको सुन के बयान दे दिया, शहबाज गिल ने बयान दे दिया, अलीम आदिल शेख ने, इन लोगों ने ना बयान सुना ना उसकी बात सुनी। यहाँ पे पीटीआई में एक रवाज ये जो बन गया है कि सारे लोग मर जाएं तो फिर मैं इंपॉर्टेंट होऊंगा, वो एक अजीबोगरीब जाहिर है सिचुएशन है और उससे बड़ा नुकसान होता है। अब ये जो बयान दिया था सैफ ने, वो ये कह, जब उससे ये कहा गया कि जी ये बड़ा खतरनाक आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, उसने कहा जी ये सारे लोग जो हैं इंतहाई पुरमन लोग हैं। उसने कहा जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं, तो उसने कहा आए जयशंकर साहब बेशक धरने में चले गए, वो देखेंगे कितने पुरमन लोग हैं, खिताब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है और अपने लोग ही उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ना इनमें अकल है ना कुछ है। फवाद भाई, मौलाना फजल रहमान जो है वो हमायत के लिए आइनी तरामीम के हवाले से हमायत के लिए राजी नहीं है, जिससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आइनी तरामीम मुस्तकबिल में होनी डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पूछना ये आपसे ये चाहता हूँ कि तरामीम जो है वो हुकूमत की ख्वाहिश है, मजबूरी है, ज़रूरत है, इसके बगैर हुकूमत चल ही नहीं सकती, या फिर ये कोई बाहर से एजेंडा आ गया है, ये इनका एजेंडा ही नहीं है? थोड़ा सा इस पर रहनुमाई फरमाए कि ये इतनी क्या क़यामत आ गई है अभी करनी है? पहली बात तो ये है शहजाद जी कि इस हुकूमत ने अब तक जितने फैसले किए हैं ना, कोई वो थॉट थ्रू नहीं किए, यानी उनको कोई उन्होंने गौर से देखा नहीं कि इसका आगे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना थॉट थ्रू डिसीजन मेकिंग, वो हमें नजर नहीं आती। इस हुकूमत ने फैसला, पहले तो ये इलेक्शन ही करवाना चाहते थे, इनको इलेक्शन करवाने पड़ गए, फिर इनको नतीजा चेंज करने में पूरा हुकूमत जो है वो नंगी हो गई, फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं इनको उन्होंने कहा कि हम उनको उठा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, वो सारे खड़े हो गए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। अब जो लोग भी मंसूर अली शाह साहब को जानते हैं, या अफरीदी को जानते हैं, मुनीब अख्तर साहब को जानते हैं, देखिए इन लोगों का कोई तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। ये लोग तो अगर आप मुझे पूछे जाती तौर के ऊपर, क्योंकि सारे मेरा बहुत पुराना मैं जानता हूँ, ये कोई पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले लोग नहीं है, लेकिन आपने जानबूझ के जो है वो गलत इत्तलात दे के पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने पूरा निजाम तहवाला करने का फैसला कर लिया। मसला बताइए कि कौन जज जो है वो हेबियस पिटीशन के ऊपर जो है वो क्या ऑर्डर करे? अगर ऑनरेबल कोई भी जज होगा तो वो उसका फैसला करेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह के 5-7 जज बैठे हुए हैं और वो ये सारा निजाम बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर जाहिर है कि रद्द अमल आना ही आना है, और अभी भी आ रहा है, ये भी रद्द अमल आपके सामने, और ये रद्द अमल बढ़ेगा। मैं आई विल बी वेरी सरप्राइज
अगर ये रद्द अमल अगले हफ्ते ना बढ़ा दो, और ये इनका कोई मसला नहीं होना था। रद्द अमल आप कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर से बढ़ेगा, ये कुछ है गुमान लोगों को, मैं भी उनमें से एक हूं कि जिनको ये है कि अदालतें इस पर अभी तक टू लिटिल टू लेट, लेकिन अभी कुछ ना कुछ आएगा अदालतों की तरफ से भी कि मतलब उनके जिस तरह से कर्ब करने की कोशिश की जा रही है इख्तियारात को, या फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर, आप कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर खराब करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला काम यह है कि वो दे आर गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो अभी आना है वो रद्द अमल, आपको उम्मीद है? 100% आएगा जी, कोई शक ही ना रखे। तो अदालतों से भी रद्द अमल आएगा, पहले वकीलों से आएगा, फिर अदालतों से आएगा। और ये जो रद्द अमल है, तो सब वकीलों से कोई नहीं आ रहा माजरत के साथ, ठीक है वो हल्का फुल्का चल रहा है। नहीं, अभी नहीं आ रहा बाजवा साहब, अभी नहीं आ रहा, अभी बड़ा टाइम है, मूवमेंट बनते हुए कुछ टाइम लगता है। आप इसको दें अभी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी गई तो वकीलों से रद्द अमल आना ही आना। तो ये फिक्र, ये तो आप छोड़ ही दें कि वकीलों से रद्द अमल नहीं आना। सारे वकीलों का देखें, पहले इफ्तिखार चौधरी को हटाया था ना, वो एक आदमी हटा था, उसका कोई वकीलों का प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर असर नहीं था। ये जो आर्टिकल 199 में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उसके बाद तो वकीलों की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है। ये तो ऐसे ही जैसे टीवी बंद कर रहे हैं तो साथियों ने सड़क पे आना है, क्या करना है। ये आप हर वकील के पास जाते हैं, वो क्या कर रहा होता है, वो रिट पिटीशन ही फाइल कर रहा होता है। जब आपने उसको चेंज कर दिया, उनकी कारोबार ही खत्म कर दी है, उन्होंने सड़क पे आना ही आना है। ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। सो मुझे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था पहले आए ना, उससे मतलब जब प्रीएम्प्ट करके जो नजर आ रहा है उससे पहले कुछ नहीं हो रहा, ये बाद में ही होना सारा कुछ। मसला तो ये है। आम देखिए ना, आप और मैं, हम लोग जो है ना, हम लोग डीपली रोज हमारा काम ये है, हम लोग इसको देखते हैं। आम वकीलों को अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, उसमें हमेशा थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप उसको दे जरा हफ्ता 2 हफ्ते दें, अगर ये मूवमेंट यहाँ से, ये परसों जो कन्वेंशन है उससे शुरू हो जाएगा। फवाद भाई, आप सियासत के साथ वकला बरादरी में भी एक अहम रोल रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 बातें। पहली बात ये पूछना चाहता हूं कि ये जो वकला बरादरी है, इस वक्त इसको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए और इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसके साथ साथ दूसरी बात, अगर इस वक्त आप गौहर साहब की जगह या उमर यूब की जगह या किसी और अहम आदमी की जगह खान के करीब होते तो खान की क्या रहनुमाई करते? क्योंकि हमेशा वो, मैंने देखा है कि वो आपकी बात बहुत गौर से सुना करते थे। 2 सवाल आपसे। पहले तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने 9 फरवरी को ये मशवरा दिया कि आप पार्लियामान में बैठे और तहरीक रहने दें, वो तो ये 9 फरवरी को जिसने ये हरकत की है वो तो गद्दार है पार्टी का, उसको तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए। जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तहरीक 9 फरवरी को चलनी चाहिए थी, जब पाकिस्तान के लोगों का इतना बड़ा मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया और सारा पाकिस्तान घर बैठा रहा। इससे ज्यादा बेशर्मी की इंतहा क्या होगी किसी कौम के लिए कि आपने इतना बड़ा इलेक्शन मैंडेट चोरी हो गया और कौम जो है वो घर बैठी रही, क्योंकि लीडर जेल में थे और बाहर वाले जो है उनको अकल नहीं थी। तो पहले तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस कौम के साथ किया। और उसके बाद देखिए, अब तो मेरा ख्याल है वकीलों का ये जो है, वकीलों को तो देखिए तहरीक चलानी पड़ेगी, कोई उसमें 2 राय ही नहीं है कि हुकूमत को आईनी तरामीम से बाज रखने के लिए हर हद तक जाना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आईनी तरामीम आ जाती हैं तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान में जब आईन ही नहीं रहा तो मेरा आपका फिर क्या ताल्लुक रह जाएगा रियासत से, मेरा आपका क्या ताल्लुक रह जाएगा आईन और कानून से। जब हमारे राइट्स प्रिजर्व करने का इदारा ही ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि हमने उसमें क्या करना। अब सिविल लिबर्टीज़ पर कदगने हो तो एक तो चले अदालतें हो गई, उसके अलावा अवाम और फिर सिविल, आपकी सिविल सोसाइटी आप इनको कह लें, तो इस वक्त सिविल सोसाइटी बीच में से गायब है, कोर्ट्स किसी हद तक और अवाम तो खैर नज़र आ ही रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन फवाद साहब, इसका ब्रीफली ज़रा आंसर करें कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब वो इंतखाबी निशान लिया गया उस पर अब नजरसानी दरख्वास्त जो थी मुकर्रर हो गई है, वो 11 तारीख को उस पर समाअत होगी। क्या तवक्को है आपको? काजी साहब खुद कह चुके हैं मखसूस नशस्तों वाले केस में कि मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई, इसमें आपको कुछ नजर आता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अभी भी बज़द है कि अभी भी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, नजरसानी के अंदर आपको रिवर्स होता मामला नजर आता है या फिर काजी साहब वही अपने पुराने फैसले पर स्टिक करेंगे? नहीं, फायद ईसा साहब ने तो देखे ना, बिल्कुल ही उन्होंने तो कोई, जिस तरह वो ये कर रहे हैं कि खुद हर उस बेंच के ऊपर बैठते हैं जिससे जो आईनी तरमीम आने का रास्ता है वो हमवार हो और जिससे उनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या री अपॉइंटमेंट जुड़ी हुई है, और कोई और शख्स उनकी जगह होता वो कतई तौर के ऊपर
इस तरह की हरकतें ना करता, तो उनसे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे? वो खुद वही कह फैसला चुके हैं ना वो कि बरकरार मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। कोई नहीं, अच्छा चलें कोई ठीक कुछ भी है। नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, अभी भी उनसे लिप सर्विस ही थी वो। हम यही समझेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है।